चेंज होते हैं आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन गाइड्स पे आप पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, लेकिन इसको पूरी बेस मत करो कि साहब ये गाइड सबसे अच्छी है, मतलब बस इसको पढ़ के पास हो जाऊंगा। जिसने भी ये सोचा है ना, वो हमेशा परेशान ही हुआ। क्यों? क्योंकि इन गाइड से आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो अगर वास्तव में सीरियस हैं आप, तो आप यकीन मानना मेरी बात कि ये जो 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो NCERTs है ना, इनको पढ़ने के बाद आपको यूँ लगेगा कि वास्तव में मुझे कुछ मिला है। बस ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इन चीज़ों को छोटा छोटा समझने की। ठीक है, तो इसको अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या? तो जियोड शेप कहते हैं ना, लिखो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसका? जियोड का। जियोड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में लिस्टिंग महोदय द्वारा किया गया था। लिस्टिंग महोदय द्वारा किया गया था। इस आकार की तुलना नारंगी के आकार से की जा सकती है। नारंगी के आकार से की जा सकती है। अब ये जो शेप है, ये ऑरेंज शेप है अपनी नारंगी की तरह। हमारी अर्थ के जो दोनों पोल्स हैं वो यहाँ से और यहाँ से फ्लैट हो जाते हैं। जब भी हम इनको पकड़ के अगर किसी बॉल को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इधर से फ्लैट होंगे और धीरे धीरे इधर से वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेसिक जो साइज आई है, ये आई है हमारी पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण। देखो आप इस आकार, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस आकार का प्रमुख कारण, इस आकार का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। इस आकार का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के मध्य में अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से द्रव्यमान ध्रुवों की ओर से आकर एकत्रित हो रहा है। ध्रुवों की ओर से आकर एकत्रित हो रहा है। अब इसको समझ लीजिए, जैसे ऑन एक्सिस रोटेशन अर्थ करती है, कोई भी पिंड जब घूमता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो मास है उसका डाइवर्जन इक्वेटर की ओर होता है, और इसलिए धीरे धीरे जो ऊपर का जो गोल शेप थी वो धीरे धीरे कैसे होने लगी, फ्लैट, और बीच में से वो चीज़ कैसी हो गई, चौड़ी। तो अगर अपनी पृथ्वी अक्ष पे घूमना बंद कर दे या अपने अक्ष पे नहीं घूमती तो कभी भी इसकी जो आकार था ये इस शेप में नहीं आता, जिसको अपन जियोड शेप कहते हैं। ये एक सिद्धांत हो गया कि आपको अगर सिद्धांत में पूछेंगे कि जियोड शेप क्या है या पृथ्वी का आकार क्या है, अब इस शेप के जो प्रभाव हैं, इसका इफेक्ट क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ किस पे बनेगा, इसके प्रभाव को लेकर। अब इसका प्रभाव क्या है, अच्छा इसका हम प्रमाण क्या है हमारे पास में, कैसी शेप है ना, पहला इसको प्रमाणित करें अपन। तो इसमें आप लिखो कि यही कारण है
यही कारण है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या ब्रैकेट में लिख लो आप 6378.2 किलोमीटर भूमध्य रेखीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या के ब्रैकेट में लिखना 6356.8 किलोमीटर में 21 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिज्या है वो है 6378.2 और ये वाली जो त्रिज्या है ये है 6356.8। इसका मतलब ध्रुवीय जो त्रिज्या है ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। समझ आ रहा है? इसीलिए तो फ्लैट ऊपर से पोल कैसे हो गए, फ्लैट हो गए। तो ये हमारे पास में एक प्रमाण है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये अगर ये गोल होती तो दोनों दूरियां कैसी होती, इक्वल होती। तो दोनों में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो नेक्स्ट लिखो आकार का प्रभाव। क्या प्रभाव हो सकता है बता सकते हो? कि हमारी अर्थ की जो ये जियोड शेप है इसका कोई इफेक्ट हमको इस स्पेसिफिक कारण से हमको देखने को कोई मिला हो या कभी आपने पढ़ा हो। तो इसका प्रभाव में नंबर फर्स्ट लिखो, इसी आकार के कारण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह समान नहीं होता है। सभी जगह समान नहीं होता है। अर्थात यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम प्रभाव डालता है। ये इस आकार का इंपैक्ट है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसे कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि प्रत्येक जो दो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता रखते हैं, हर कण। अब जैसे जैसे उस कण का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसलिए दो जो बॉडी हैं उनके आकार को लेकर, इसलिए सूर्य जो है उसका आकार बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी का आकार बहुत छोटा है, तो दोनों के आकर्षण बल में भिन्नता आ जाती है। तो अब हमारी पृथ्वी के रेफरेंस में बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो बल है जिसके कारण वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसकी ओर आकर्षित कर रही है, केंद्र की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सतह पर जिस पे हम रह रहे हैं, हम सब कहाँ रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं। तो इस आकर्षण के कारण क्या हो रहा है कि हम सब लोग स्थिर हैं। हमको अब जैसे अपन है इस समय राजस्थान की अवस्थिति देखें तो उस हिसाब से अपन पृथ्वी की सतह से कितने डिग्री के कोण पे हैं, लगभग 80 से 90 के बीच में यूं आड़े खड़े हैं। और फिर भी आपको क्या महसूस हो रहा है, सीधे। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो यूं लटके हुए हैं कि जैसे छत से चमगादड़ लटक रहे हैं, वैसे चल रहे हैं।
और फिर भी अब उनको अपन को वहाँ जाएंगे महसूस क्या होगा कि हम चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब ये फोर्स पूरी सतह पे इक्वल नहीं है, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट है यहाँ पे और हाईएस्ट है यहाँ पे। क्यों? अब सवाल आएगा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। तो अब हम कारण देंगे क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या केंद्र से ज़्यादा नज़दीक है, 21 किलोमीटर ज़्यादा पास है। तो जो चीज़ केंद्र के ज़्यादा पास होगी वहाँ आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा, और जो चीज़ केंद्र से दूर होगी वहाँ आकर्षण बल भी कम। तो ये त्रिज्या क्योंकि 21 किलोमीटर बड़ी है तो इसलिए भूमध्य रेखा पे आकर्षण बल कैसा लगेगा, कम। और ये त्रिज्या छोटी है तो ध्रुवों पे आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती जाएगी। समझ रहे हैं? आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक ही एक क्वेश्चन में 4 दे रहे हैं, सही या गलत को छांटें, इनमें से पहला सही है, पहले दोनों सही है। तो हर लाइन आपके अगर ये लेते कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है तो सही है, बाकी और कुछ भी लिख दे तो क्या होगा, गलत। तो ये सिद्ध हो रहा है। अब इस प्रभाव को आईएएस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी जो भारत का एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, आप जानते हो कहाँ पर है, बता सकते हो कि जहाँ से हम रॉकेट छोड़ें, हैं? जोर से बोलो। आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा। ये जो आंध्रा है उसमें यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है पुलिकट झील। जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, लेकिन पॉलिटिकली वो पूरी पूरी किस में आ रही है, आंध्रा में आ रही है। इस लेक के अंदर ये एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, और इस द्वीप पर हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष और अनुसंधान केंद्र। तो इसका मतलब हम जो भी अगर चंद्रयान छोड़ रहे हैं, मंगलयान छोड़ रहे हैं, तो सारे कहाँ से हम लॉन्च करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। समझ आ रहा है? अब ये इतना आपका एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है जो कि अगर नष्ट हो जाए तो इसको रिकवर करने में बहुत समय लगे। तो हमने इसको यहाँ क्यों नहीं सेटअप किया, मध्य प्रदेश में, भारत के बीच में, जिसे चारों ओर से कभी भी आक्रमण हो तो ये सबसे सेफेस्ट है। इसको हमने कहाँ किया, यहाँ। तो क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं रखा, राजधानी में रख लेते, सुरक्षा के बीच में बिल्कुल। अब इसका आंसर कहां पर है, इसमें, कि ये भूमध्य रेखा के नजदीक है। भूमध्य रेखा के नजदीक होगा तो रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कम होगा, तो कम होगा तो आपको शक्ति कम यूज करनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि विश्व में एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, फ्रेंच गुयाना, जो दक्षिणी अमेरिका में बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर है, फ्रांस का उपनिवेश है। उसके बगल में गयाना देश है, ये है ना, इक्वेडोर वगैरह गयाना। तो फ्रेंच गयाना पे सारे के सारे टिपिकल लॉन्चिंग होती है, जो विशेष लॉन्चिंग होती है ना, चाहे अमेरिका करे चाहे रूस करे, तो वो फ्रेंच गयाना आके अपने रॉकेट छोड़ते हैं। क्यों? बिल्कुल इक्वेटर पे है वो। यद्यपि इसके पीछे और भी कारण है, लेकिन एक बेसिक जो आपको बता रहा हूँ मैं कि भूमध्य रेखा का इतना इम्पैक्ट है क्योंकि यहाँ पे लो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो इसलिए रॉकेट लॉन्चिंग। क्यों? क्योंकि हमको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, पलायन वेग, और पलायन वेग में आपको जितना कमी आएगी उतना ही रॉकेट को बाहर जाने में शक्ति का कम उपयोग करना पड़ेगा। तो अब सीधे से कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं,
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 1 सेकंड में चाहे पहली बार को क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल बी गेट। तो हमारा जो मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमको सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, और जब तक सिद्धांत नहीं समझ में आए हमेशा दिमाग में कैसे कैसे को रखो आप। आज नहीं आएगा कल आएगा, किसी फ्रेंड से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो अपने आप समझ में आएगा, और जिस दिन समझ में आएगा उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। तो पढ़ाई का मेन फोकस आपको रखना है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो पहला इंपैक्ट समझ में आ गया कि हमारी अर्थ की शेप का पहला प्रभाव है कि सरफेस पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स में इक्वलनेस या यूनिमनेस नहीं दिखाई पड़ती। विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर वो बढ़ता चला जाता है। गॉट माय पॉइंट। नंबर सेकंड, दूसरा प्रभाव लिखो इसका। सेकंड प्रभाव क्या होगा कि लिखो, ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने के कारण सूर्य की किरणें सतह के समानांतर चलती हैं। अर्थात सतह को स्पर्श नहीं करती। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक से नीचे रहता है। अगर हमारी जो अर्थ है, हम अगर इसको देखें, आप इधर से जब सूर्य किरणें आती हैं तो वो भूमध्य रेखा पे सीधी होती है और फिर मध्य में वो तिरछी जाती है, यहाँ पे वो पैरेलल चलती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो वक्र शेप, जो कर्व शेप थी हमारी, वो कट गई है और अर्थ पोल्स पे कैसी हो गई, फ्लैट हो गई। फ्लैट होने के कारण अब सूर्य किरणें यूँ निकलेंगी साथ, उसको टच नहीं करेंगी, और जब तक टच नहीं करेंगी जब तक एनर्जी पृथ्वी की सतह को नहीं मिलेगी तो वहाँ टेम्परेचर कभी भी 0 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया, पृथ्वी के वे कौन से भाग हैं जहाँ सतह के समानांतर सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो हमेशा पोलर रीजन। तो ये दो प्रभाव हैं जो हमारी पृथ्वी की जो विशेष आकार है उसके कारण प्रत्यक्ष रूप से हमको अनुभव होते हैं, और इसलिए इन पे घूम घूम के आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो आकार को लेकर एक बेसिक है। अब हमारी पृथ्वी का आकार जो हम पढ़ाते हैं गोल की तरह है, वास्तव में हम ऐसे अपने दैनिक जीवन में बता सकते हैं कि आकार गोल है हमारी पृथ्वी का, या हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है? कभी हम क्या, अगर क्योंकि आप लोग जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे आप पता है कि सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी क्रीचर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं बच्चे, और बच्चे हमेशा यूँ क्वेश्चन पूछते हैं, बोला नहीं दूसरा क्वेश्चन। अब उनका दो ही तरीके होते हैं कि या तो अपनी आंखों से डरा दो कि पूछे ही नहीं, जो कि 99% लोग करते हैं, कि वो पहले ही देख लेते हैं कि ये बच्चा यूँ थोड़ा परेशान हो रहा है, ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो माँ साहब पहले ही क्या करते हैं कि उसका इलाज कर लेते हैं कि जिससे वो आए नहीं है, और उसको देखने के बाद जिनके मन में थोड़े थोड़े चल रहे थे ना वो भी शांत हो जाते हैं। लेकिन बच्चे हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम अगर किसी बच्चे से पूछ लेगा आपको कैसे पता पृथ्वी गोल है, तो कैन यू एक्सप्लेन, आप
उसको उदाहरण देके समझा सकते हो कि हमारी देखो कि पृथ्वी इस तरह से गोल है? बता सकते हो कोई उदाहरण आपको पता है? बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि हमारी चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो एक का चांद फिर दूसरा का चांद कटता है, गर्ल्स विशेषकर देखती हैं, तो चांद पे क्या होता है, वो पृथ्वी की छाया आती। जैसी छाया होगी वैसा ही उसका आकार होगा। चांद के ऊपर छाया हमेशा गोल कटती है। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार। जो आप किसी को भी दिखा कह सकते हैं देखो हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इस पे देखो कटिंग हो रही है। जैसे जितनी कटिंग हमेशा गोलाकार में होगी, अगर चौकोर होती तो कटिंग कैसी होती, चौकोर। तो ये एक आपके सामने उदाहरण दूँ। दूसरा, आप कभी भी सी कोस्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने जो जहाज आ रहा है वो आपको लगता है जैसे ऊपर उभर रहा है, इमर्ज होता है वो, क्योंकि हमारे जो समुद्र हैं वहाँ पे पृथ्वी वक्र के रूप में है। जबकि हम प्लेन में कोई भी अगर आपके पास में बस आ रही है तो दूर से हमको एक ही तरह दिखेगी, कभी वो नहीं दिखेगा कि वो ऊपर चढ़ रही है। लेकिन समुद्र के तट पे आप जाके खड़े होंगे तो आपको दूर से आने वाला जो जहाज है सबसे पहले उसका फ्लैग दिखेगा, फिर फ्लैग के बाद में आधा ऊपर का जहाज, फिर धीरे धीरे पूरा जहाज विजिबल होता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो अर्थ इस शेप में, समुद्र हमारे सारे कर्व्स पे हैं। तो इसलिए ये एक दो ऐसे सामान्य उदाहरण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो जैसा हम बोलते हैं वैसी। समझ आ रहा है? अब ऐसे ही जब इतनी देर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द पे बात की कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो सवाल ये आया कि अक्ष का मतलब क्या है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषित करने पूछे कि अक्ष क्या है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या अभी तक आप लोगों ने क्या समझा है अक्ष को लेकर? व्हाट इज एक्सिस? और हैं? बिल्कुल सही, थोड़ा सा और इसको हम शब्दों में बांधें, लिखो अक्ष है। तो लिखो एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को पृथ्वी के केंद्र से मिलाती हुई खींची जाती है, जो कि दोनों ध्रुवों को पृथ्वी के केंद्र से मिलाती हुई खींची जाती है। ये पहली जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है बात है वो ये है कि ये एक काल्पनिक रेखा है, इसका मतलब नेचुरल नहीं है, हमने इसको बनाया है। और हमने कैसे बनाया है कि 3 पॉइंट है, नॉर्थ पोल, सेंटर और साउथ पोल। अगर कोई इमेजिनेशन लाइन यूँ खींच दी जाए जो इन तीनों को मिला है वो एक्सिस है। ये हमने क्यों बनाई? क्योंकि हमने उन दो बलों के संतुलन का तल दिखाया है। दो फोर्सेज हैं, एक कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर लगे, अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र के और लगे। जैसे अपन किसी पत्थर को धागे में बांध के अपने चारों ओर घुमाते हैं तो तेजी से जितनी तेज घुमाओगे वो घूमेगा, और फिर जैसे अपन उसको छोड़ देंगे तो एकदम से आपके पैरों में आके गिर जाता है, जोर से पैर में लगती हो रहा है। ऐसा होता है ना? नहीं होता, गलत, वो हमेशा दूर जाता है। कभी घुमा के नहीं छोड़ा है, यूँ करके छोड़ दो वो कहाँ जाएगा? क्यों उधर क्यों गया, पैरों में क्यों नहीं गया? क्योंकि दो बल, जब तक हमने उसको पकड़ रखा था तो दो बलों का संतुलन था। हमारा हाथ अभिकेंद्रीय बल था और दूसरी तरफ उसके रिएक्शन में
अपकेंद्री बल था। जैसे हमने हाथ को छोड़ा तो अभिकेंद्री बल रिलीज, और अपकेंद्री बल एक्टिव था तो उसको कहाँ ले गया, बाहर ले गया। तो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो ये दो बल हैं, जो ब्रह्मांड में सारी जो कॉस्मिक बॉडीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसी रेफरेंस में हमारी अर्थ पे ये दोनों बल जब समान लगते हैं तो हमारी कोई भी जो पिंड है वो घूमना चालू करता है। ठीक है, यूं भी और सूर्य के चारों ओर भी। तो अब उस बल के तल को दिखाया जा रहा है इस रेखा के माध्यम से, क्योंकि वो तो कैसा है, अनविजिबल है, हम उसको देख नहीं सकते। इसलिए हमने उस तल को दिखाने के लिए आपको ये लाइन ड्रॉ की है। समझ में आ रहा है? ये आपका सिद्धांत हो गया। अब क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन बना पृथ्वी का अक्षीय कोण कितने डिग्री का होता है, और आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 32.5 डिग्री, 76 डिग्री। आंसर क्या होगा, 66.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री क्या है फिर, अक्षीय झुकाव। इसका इसका मतलब कि किसी भी आधार तल से जो बनने वाला कोण है वो अक्षीय कोण है। अब जब हम व्यवहार में गए, ये तो हमारा कितने का बन रहा है, 90 का। हम जब व्यवहार में देखा तो नॉर्थ पोल यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, और साउथ पोल इसके एंटीपोडल पे है, यहाँ पे। तो इसलिए अक्ष कैसे खींची जाएगी, ये जो कोण बन रहा है ये 66.5 का बन रहा है, और इसको अपन कहते हैं अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। तो लिख लो आप कि पृथ्वी का अक्षीय कोण, ये डायग्राम बना लेना, पृथ्वी का अक्षीय कोण डैश करके लिखो 66.5 डिग्री। ठीक है, नीचे लिखो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री। अब 23.5 कैसे निकाला हमने, ये जो 90 था इसमें 66.5 लेस कर दिए। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो जाए 90 माइनस 66.5 इज इक्वल टू 23 डिग्री एंड हाफ, कि 90 में 66.5 जब निकालते हैं तो हमको ये झुकाव मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं टिल्टेशन ऑफ एक्सिस 23.5 डिग्री का। हमेशा कंफ्यूजन होता है झुकाव और कोण को लेकर, तो आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बिल्कुल प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पूरे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के लगभग समान है, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू मंगल का। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मंगल पर भी ऋतुएं होती होंगी। तो नीचे लिखो नोट डाल के कि हमारे सौरमंडल में मंगल का अक्षीय झुकाव 25.5 डिग्री है, 25.5 25.5 डिग्री है, जो कि पृथ्वी के झुकाव के सबसे नज़दीक है। यही कारण है, यही कारण है कि मंगल पर ऋतु परिवर्तन की संभावना को माना जाता है।
कि वहां पर भी जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे वहां पर भी होता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम एंगल ऑफ टिल्टेशन। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव किसका है सौर मंडल में? बृहस्पति का तो कम है। सबसे ज्यादा किसका है? अरुण का, यूरेनस का लिखो। जबकि सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, जबकि सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह अरुण ग्रह। यूरेनस। ठीक है, इसका झुकाव लिख लो 98 डिग्री से अधिक, मोर देन 98 डिग्री माना जाता है इसका। इसी कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेइंग प्लैनेट। इसी कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, ये कई बार आया हुआ है। लेइंग प्लैनेट कहा गया है इसको। लेइंग प्लैनेट क्यों कहा गया? क्योंकि सब ग्रह जो है उनके अक्ष झुके हुए हैं। इसका इतना है कि अक्ष यूं हो जाता है, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, साउथ नॉर्थ जो भी होंगे, तो यूँ लगता है और तो सब बैठे हैं झुके हुए हैं और ये कैसा है आड़ा पड़ा हुआ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसके जो, इसलिए एक बार इसमें क्या क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके दोनों ध्रुव सूर्य के सामने कभी नहीं आ सकते? तो वो भी यही है कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे सामने। ठीक है, आगे लिखो। सबसे कम अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, सबसे कम अक्षीय झुकाव वाला ग्रह बुध तथा बृहस्पति हैं। बुध तथा बृहस्पति हैं। ब्रैकेट में इनका लिख लो 5 डिग्री से कम। बुध का तो 3 डिग्री से भी कम है, तो मतलब लेस देन 5 डिग्री। 5 डिग्री से कम इन ग्रहों के अक्षीय झुकाव, इसका मतलब लगभग 90 डिग्री के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये अक्ष का अपना एक सिद्धांत आपको समझ में आया। अब इसका प्रभाव क्या होगा अक्षीय झुकाव का? अगर आपसे पूछे पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का प्रमुख प्रभाव क्या है, तो क्या बताएंगे आप? कि अगर ये झुकाव नहीं होता और अक्ष अगर सीधी होती तो क्या नहीं होता? ऋतु निर्माण नहीं होता। तो लिख लो आप, अक्षीय झुकाव का प्रभाव अक्षीय झुकाव का प्रभाव। नंबर फर्स्ट, पहला प्रभाव होगा जो हम अर्थ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं अभी, तो वो होगा ऋतु निर्माण, सीजन फॉर्मेशन। ऋतु निर्माण। 4 ऋतु होती है अपनी पृथ्वी पे, कौन कौन सी? 2 मैं बता देता हूँ, सर्दी और गर्मी। बाकी 2 हैं बसंत और शरद। तो 4 ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद। ठीक है, ये अगर ये जो चेंज जो आपको फील हो रहा है ये जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ एक्सिस। अगर ये टिल्टेशन नहीं होता तो जहाँ जैसा मौसम होता वहीं हो जाता, चिपक जाता मौसम। आगे इसको डिस्क्लोज करेंगे कैसे ये हो रहा है, अभी आपको इम्पैक्ट ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा प्रभाव नंबर सेकंड, और क्या प्रभाव हो सकता है? दूसरा इसका प्रभाव है पृथ्वी पर दिन की अवधि में अंतर आना। पृथ्वी पर दिन की अवधि में अंतर आना। वो तो घूर्णन का है। अक्षीय, देखो ये सब ऐसी चीजें हैं जो चौथी पांचवी
की चीज़ें हैं ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं और हम कोई भी इनको छोड़ते नहीं है और ये हमेशा गलत होते हैं। अगर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है आपको तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपके द्वारा नेगेटिव मार्किंग को कम किया जाना। अगर सिलेक्शन लेना है तो नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, और नेगेटिव मार्किंग कम करने का एक ही तरीका होता है, वो ये है कि आप जो भी पढ़ें उसको सिद्धांत के रूप में अच्छी तरह पढ़ें कि जिससे गलती की संभावनाएं कम से कम। अब हमारी पृथ्वी पर दिन की अवधि 12 घंटे से दिन स्टार्ट होता है, और कितना लंबा हो सकता है बताओ? 500 घंटे हो सकता है, या 100 घंटे, या 40 घंटे? कितने घंटे तक हो सकता है दिन सबसे लंबा? 24 घंटे, 6 महीने, मोर देन 500 आवर्स ध्रुवों पर पढ़ा है ना कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। तो ये जो इम्पैक्ट है कि कहीं पे तो केवल 12 घंटे का ही दिन हो रहा है और कहीं पे 6 महीने लगातार दिन और लगातार रात हो रही है, वो किसका प्रभाव है? जस्ट बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ एक्सिस। अगर ये एक्सिस झुकी हुई नहीं होती और सीधी घड़ी होती तो पृथ्वी पर दिन की अवधि हमेशा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक इक्वल होती। आगे अपन इसको पढ़ेंगे कैसे होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, और मेरी राय माने तो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं किताबें जरूर पढ़ें, और आपके पेपर भी उन्हीं में से आएंगे। उनके डायग्राम, उनकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।